हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का। देखिए क्लास 7 मिड टर्म असाइनमेंट। ओके, देखिए सत्र 2020-2021 और पूर्णांक है 100। देखिए मैंने ऑलरेडी हिंदी का अपलोड कर दिया है, इंग्लिश का भी अपलोड कर दिया है, मैथ भी अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में देखेंगे साइंस और सोशल साइंस। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए विज्ञान। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में क्या नहीं पचता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है सेलुलोज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेलुलोज। हमारा शरीर में मतलब मनुष्य का शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन कराने वाला एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद नहीं होता है। फिर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्रसिका, दूसरा ऑप्शन है रसांकुर, तीसरा ऑप्शन है ग्रासनली, चौथा ऑप्शन है लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, रसांकुर इसका सही आंसर है। फिर देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्षा जल को, दूसरा ऑप्शन है समुद्र जल को, तीसरा ऑप्शन है दूषित जल को, चौथा ऑप्शन है नदी के जल को। तो बहुत ही आसान है, आप सभी जान रहे होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दूषित जल को हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। फिर देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, केचुआ में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? केचुआ में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन देखिए त्वचा, दूसरा ऑप्शन गलफड़ा, तीसरा ऑप्शन श्वास रंध्र और चौथा ऑप्शन फेफड़ा। तो देखिए केचुआ में श्वसन का कार्य त्वचा के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, दंत क्षय किसे कहते हैं? इससे बचने के दो उपाय लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं, दंत क्षय किसे कहते हैं और इससे बचने का दो उपाय। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं, दंत क्षय क्या है, इससे बचने के कौन कौन से प्रयत्न किए जा सकते हैं, मतलब कोई दो प्रयत्न हम लोगों को लिखना है। देखिए इसका आंसर, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। ओके, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि होने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दंत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं, मतलब दांतों का सड़ना। समझ में आ गया? अब देखिए इसका दो उपाय। पहले उपाय में आप लिखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह उठकर एवं रात्रि में सोने से पूर्व कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करना चाहिए। ये पहला, यहाँ पर ये पहला उपाय हो गया। फिर दूसरा उपाय नीचे देखिए, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, जल जनित 2 रोगों के नाम लिखिए। ओके, जल जनित 2 रोगों के नाम लिखना है, मतलब दूषित जल से होने वाला 2 रोग का नाम लिखना है। तो देखिए जल जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम, पहला यहाँ पर हैजा है और दूसरा टाइफाइड। ओके, हैजा और टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, लगातार शारीरिक श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो देखिए लगातार अगर हम लोग बार बार दौड़ते रहेंगे, बार बार काम करते रहेंगे, तुरंत या फिर बहुत तेज दौड़ेंगे तो श्वसन दर में क्या बदलाव होता है उसे लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा आप, यदि हम लगातार शारीरिक श्रम करें
तो हमारे शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए हम तेजी से सांस लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि श्वसन दर बढ़ जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित जल। ओके, प्रदूषित जल या फिर अशुद्ध जल, मतलब तो सेम ही है, को स्वच्छ करने के घरेलू उपाय। पहला नंबर देखिए, उबाल कर और छान कर। क्लियर है, उबाल कर और छान कर हम लोग इसे पीने योग्य बना सकते हैं। दूसरा देखिए, फिल्टर द्वारा, फिल्टर करके भी अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाया जा सकता है। फिर देखिए तीसरा, क्लोरीन से शुद्ध करके। क्लोरीन एक केमिकल का नाम है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, जिसका उपयोग हम लोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। फिर देखिए 4 नंबर, पिटकरी का उपयोग करके, पिटकरी का भी उपयोग करके हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं और पीने योग्य बना सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर देखिए 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? तो देखिए वाहित मल मतलब हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है उसे बोलते हैं वाहित मल। इसका निपटान मतलब इसको सही जगह पर रखना चाहिए, इधर उधर यत्र तत्र नहीं फैलाना चाहिए। क्यों? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इससे नदी और समुद्र का जल दूषित होता है तथा बीमारियां फैलती है। उसके बाद आपको लिखना है वाहित मल में व्याप्त कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, फल और सब्जी का कचरा। क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना है वाहित मल में निम्नलिखित जीवाणु हो सकते हैं, जिसे हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हो सकते हैं। तो ये पूरा लिखना है। ओके, इतना पूरा लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र का वर्णन करना है चित्र बनाकर। तो चलिए इसका मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इसे आप लोगों को अपने कॉपी पर ड्रॉ करना है। आप चाहे तो अपने किताब में जो दिया हुआ है आपकी किताब में उसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। इसे वीडियो को रोक करके आप डायग्राम बना लीजिए। इस तरीके से हमारा साइंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की ओर, सोशल साइंस की ओर। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहासकार अलबरूनी ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन चचनामा, दूसरा तहकीक ए हिंद, तीसरा ताज उल मासीर और चौथा है मसनवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तहकीक ए हिंद। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। फिर देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन है, चतरा जिला के इटखोरी से प्राप्त एक शिलालेख से पता चला है कि मध्यकाल में इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। उस शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा हरिश्चंद्र, तीसरा कृष्ण, चौथा धर्मपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा एवं विधानसभा में किसी भी योग्य भारतीय नागरिक को मतदान, जिसको वोट कहते हैं, मतदान का अधिकार कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलती है? तो पहला ऑप्शन 15, दूसरा 18, तीसरा 21, चौथा 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दिए गए चित्र में से उस परत की पहचान करें जिनमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऊपरपट्टी, दूसरा सियाल, तीसरा सीमा, चौथा नीफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नीफे। नीफे में लोहा पाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए दाग और हुलिया प्रथा क्या थे? क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए दाग और हुलिया प्रथा क्या थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है, उस समय सैनिकों के चेहरे का ही विवरण तैयार किया जाता था ताकि सैनिकों को आसानी से पहचाना जा सके। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्ति के उद्देश्य से हुलिया प्रथा प्रारंभ की गई थी। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नीचे, घोड़ों या घोड़े को भी पहचानने का एक तरीका उन्होंने निकाला था। घोड़े को अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वह चिन्हांकित करते थे। दागते अर्थात घोड़े को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के 4 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। क्लियर है? मध्यकालीन इतिहास के 4 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक्चुअली बुक में इसका आंसर मुझे नहीं मिला, कहीं पर होगा, मुझे नहीं मिला तो मैंने ये गूगल से लिखा है। ओके, नेट से लिखा है। आपको अगर बुक में मिल जाता है तो बुक से लिखिए। देखिए 4 स्रोत का नाम लिखना है, पहला स्रोत, दूसरा स्रोत, तीसरा, चौथा। पहला स्रोत देखिए, कागज पर लिखे विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक लेखें। फिर दूसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों द्वारा ऐतिहासिक खातें। फिर तीसरा देखिए साहित्य लेखा, और चौथा पुरातात्विक स्रोत। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में भूकंपीय तरंग का क्या महत्व है? क्लियर है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में भूकंप तरंगों का क्या महत्व है, या कैसे पता चलता है भूकंप तरंग से कि पृथ्वी के अंदर कैसा संरचना है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, भूकंपी तरंगों की संचरण गति में पृथ्वी की विभिन्न परतों के अनुसार परिवर्तन होता है। इस प्रकार पृथ्वी की विभिन्न परतों से गुजरने वाली भूकंपी तरंगों का गति का मापन वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने में सहायक होता है। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के विभिन्न भागों के गुरुत्व में अंतर का भी अध्ययन किया जाता है। वे चांद, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखना है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के आकर्षण प्रभाव से सागरों में होने वाली ज्वार नामक परिघटना का भी अवलोकन करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ पर ये 3 नंबर का है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आंसर देखिए, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी? तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था सीमित प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये ऊर सभा व नगरम, ऊर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा ग्राम के वरिष्ठ ब्राह्मणों
की सभा थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधक कार्य के लिए हुआ था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारिक को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अधिकारियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की थी। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए वर्णन करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी 3 नंबर का है, थोड़ा लंबा ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए। उत्तर, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य किए। शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। कलकत्ता से पेशावर तक बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग की बड़ी उपज थी। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। फिर और थोड़ा लिखना पड़ेगा आगे देखिए। शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया, जहां ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवा और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का डाक चौकी के रूप में भी प्रयोग होता था। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें करीब 1700 सरायों उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का भी निर्माण कराया। तो इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं लास्ट नंबर 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर का है। ओके, ये 4 नंबर का है तो थोड़ा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। तो इसका उत्तर, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं। क नंबर देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। देखिए चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमाकरण किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है। फिर देखिए ख नंबर, मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। फिर देखिए नीचे ग नंबर, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य दल हो सकते हैं। फिर देखिए घ नंबर है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा मिड टर्म असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को देखिए, इस चैनल पर जेसीईआरटी का सारा सोल्यूशन धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में जो घंटी का
आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, इसे भी टच कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।